नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का दूसरा लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत। लास्ट तक इसे आप जरूर देखें। पहला लेसन मैंने कंप्लीट करवा दिया, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप देख लें। पहला लेसन था शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। अच्छे से उसको हमने एक ही वीडियो में समझ लिया था। अब एक ही वीडियो में ये दो ध्रुवीयता का अंत आ जाएगा। पेपर से आपका सीधा सीधा संबंध रहेगा, जैसा कि आपको पता है। अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। बात चल रही है दो ध्रुवीयता के अंत की। अब ये दो ध्रुवीयता कौन से थे? आप पहले भाग में मैंने आपको पहले पाठ में आपको बताया था कि एक तरफ यूएसए थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर थी, है ना। तो ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था यूएसएसआर, है ना। फिर इसका विघटन हो जाता है, एक ध्रुव बचता है। कैसे क्या होता है वो हमने पहले पाठ में देख लिया था। अब एकमात्र महाशक्ति बचती है, कौन सी? अमेरिका। समझ रहे हो आप। अब इस साइड में, पश्चिमी साइड में आपके किसका? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य था और यूएसएसआर का, सोवियत संघ का आधिपत्य था पूर्वी साइड में। अब क्या होता है कि हमने पहले देखा था कि 1961 में जर्मनी को, यूरोप को केंद्र बनाया था। जर्मनी का जो शहर था बर्लिन, यहां से बीचों बीच एक दीवार बना दी गई थी। उस दीवार को हम कहते हैं बर्लिन की दीवार, है ना। उसको भी हम गिरा देंगे और उसमें क्या होगा कि गिराने के बाद में धीरे धीरे इसका पतन, यूएसएसआर का पतन शुरू हो जाता है। फाइनली 1991 में पूरी तरीके से जो ये 15 गणराज्य थे, 15 जो देश थे, वो सबसे पहले लिथुआनिया इससे अलग होता है और धीरे धीरे सभी का विखंडन हो जाता है और दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। एकमात्र महाशक्ति बचती है यूएसए। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट आपका लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एक ध्रुवीय अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है। अब सोवियत संघ को, इसमें यूएसएसआर जो है इसको थोड़ा सा आप समझें। ध्यान देने की बात है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ, सोवियत क्रांति हुआ। थारो पढ़ेड़ो हो गयो 10वीं क्लास में या और छोटी क्लास में। तो 1917 की रूसी क्रांति हुआ और भी क्रांति नाफा के खवा, बोल्शेविक क्रांति खवा। ये क्रांति में क्यों हुआ है कि साम्यवाद या समाजवाद ने बढ़ावा देने की बात करी है और पूंजीवाद को ये विरोध करें। अब ध्यान से था ना, देखो साथियों कि अमेरिका में पूंजीवाद व्यवस्था थी, वर्चस्व की लड़ाई रहा है, हथियारा की ओढ़ हुआ है। अभी पढ़े हो कौन सा पहला पाठ में। अब जो हमारो देखो ये सिस्टम है कि पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका साइड में और साम्यवादी या समाजवादी है वो यूएसएसआर में। 1917 में रूस की क्रांति हुआ, जिन बोल्शेविक क्रांति कहें। ध्यान से देखना, छोटो प्रश्न बना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है? 1917 में हुआ। अब 1917 के बाद में अब क्रांति आएगी ही कि समाजवाद ने बढ़ावा देना, पूंजीवाद निजीकरण को इनमें खात्मे की बात करी गई। 1922 में क्यों हुआ कि इस क्रांति के बाद 1922 में और यूएसएसआर को लगभग अस्तित्व में आ गया है 1922 में। अब शीत युद्ध को प्रतीक आप देखो हो, 1961 की बर्लिन की दीवार ही बिल्कुल चरम सीमा पर जब शीत युद्ध चल रहे हो, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? 1989 को बनाई गई थी। कब बनाई गई? 1961 को बनाई गई। 1961 को बर्लिन की दीवार है वो बनाई गई थी और 1989 को, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे वो इसको गिरा देते हैं। जर्मनी के लोग एक हो जाते हैं और यहीं से धीरे धीरे यूएसएसआर का पतन है वो शुरू हो जाता है। फाइनली क्या होता है कि 25 दिसंबर 1991 को, डेट याद रखना है कब की बात है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो जाता है। कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो जाता है और दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। मैं बात करूं साथियों सोवियत प्रणाली, ये सोवियत प्रणाली क्या थी? गोरबाचेव को हम पढ़ेंगे।
सोवियत प्रणाली के पतन के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, रूस का भारत का संबंध किस प्रकार से रहा, शॉक थेरेपी क्या है, वो सारी चीज इसमें हम जानेंगे। तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रही थी। आपको पता है कि पूंजीवादी व्यवस्था वो अमेरिका में लागू की गई थी, इसका ये विरोध कर रहे थे सोवियत प्रणाली के तहत, और समाजवाद के आदर्शों से ये प्रेरित थे। अब इसमें पूंजीवाद में तो निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, और इसका स्वामित्व, समाजवादी का जो हर चीज का स्वामित्व था वो सरकार के पास था, राज्य के पास था। सोवियत अर्थव्यवस्था है वो क्या थी, योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, बिल्कुल ये सिस्टमेटिक ढंग से थी और ये राज्य के नियंत्रण में थी। मैं बात करूं तो यहाँ की सोवियत प्रणाली में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का, एक ही पार्टी का दबदबा था। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि भारत में आपको पता है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कईयों को एक साथ में मौका मिल रहा है, तो वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसमें सोवियत प्रणाली की विशेषता की मैं बात करूं, इसके गुण की मैं बात करूं, तो कौन कौन से आपको लिखना है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की भी सुविधा थी। यहाँ पर क्या थी? न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि प्रत्येक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज है वो यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। जनसंचार के साधन थे वो भी आसानी से अवेलेबल थे, यातायात के साधन थे वो भी आसानी से अवेलेबल थे, बेरोजगारी यहाँ पर नहीं थी, उन्नत संचार प्रणाली थी। इसे दूसरी दुनिया कहा जाता है। पहली दुनिया हम किसको कहेंगे? पहली दुनिया आपको पता है ये अमेरिका हो गया, और ये दूसरी दुनिया ये यूएसएसआर वाली साइड हो गई, इसको हम दूसरी दुनिया कहेंगे दोस्तों। कि पूर्वी यूरोप के देश इस साइड में हो गए, पूर्वी यूरोप के देश ये पश्चिमी यूरोप के हो गए, बर्लिन की दीवार बीच में बना दी गई थी। तो पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर वो डाला गया इसको, और इन्हें समाजवादी खेमे या देश, इनको क्या कहते हैं? समाजवादी खेमा, ये पूंजीवादी खेमा, ये पहली दुनिया अमेरिका के साइड में, और ये दूसरी दुनिया इसे कहा गया। अब धीरे धीरे देखो, अब बहुत ही अच्छे सिस्टम चल रहा था, अच्छा यहाँ हर प्रकार की सुविधाओं से ये लेस था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमियां आती चले गई। पतन हर चीज का है, आपको पता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे सोवियत संघ वो यूएसएसआर कमजोर होता गया। क्या कारण था इसका कमजोर होने का, वो चीज भी हम जानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे ये कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये बाहरी साज सजा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अमेरिका को तोड़ने की होड़ में उन्होंने अपनी प्रजा को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, हथियारों पर पैसे लगाने वो शुरू कर दिया। जनता इससे त्रस्त हो गई, धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। जो 15 गणराज्य थे उनको भी ये लगा कि अब इसमें कोई आने जाने वाली बात नहीं है, तो ये धीरे धीरे टूटने के कगार पर ये चला गया। धीरे धीरे ये कमजोर हो गया। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा भी कसता गया। हथियारे जो अधिकारीगण थे वो भी मनमानी शुरू कर दिए गए। नागरिकों का जीवन है वो और ज्यादा कठिन होना शुरू हो गया दोस्तों। और हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को टिकाने के लिए क्या किए कि उसको नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए हथियारों पर ज्यादा पैसे लगाना वो शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से यूएसएसआर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। अमेरिका को टिकाने के चक्कर में, उसको हराने के चक्कर में क्या होता है कि भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा। 1970 के दशक में के अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को। कब नियुक्त किया जाता है? 1980 के दशक में। क्या नियुक्त किया जाता है? महासचिव। कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से थोड़ा सा करवट और लेता है तो सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने, इसने क्या किया कि सोवियत संघ को और ज़्यादा लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें थी वो जनता के दबाव में एक के बाद एक वो गिरती चली गई। पता है आपको कि 1989 को बर्लिन की दीवार पूर्वी यूरोप की जनता वो गिरा देती है। हताश जनता थी तो वो गवर्नमेंट भी बार बार गिरा देती है।
होता क्या है साथियों कि राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा वहां की जनता में काफी उभर चुकी थी। लोगों में ये माहौल बन चुका था कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था है ये गलत है, हमारा शोषण हो रहा है। यूएसएसआर के अधीन जो देश थे उनको भी ये लगा कि अब हम अलग हो जाएं तो ठीक है। धीरे धीरे विघटन होना शुरू हुआ। सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण की अगर मैं बात करूं तो उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी थी। अंदरूनी कमजोरी से मतलब ये हुआ कि अंदर से तो वो कमजोर थे ही, इतने साधन संपन्न नहीं थे अमेरिका जितने, लेकिन अमेरिका को हराने के चक्कर में वो और कमजोर होते चले गए। इसके कारण क्या हुआ कि जो 15 गणराज्य थे, जो उसके अधीन देश थे, उनको भी ये लगा कि अब हम रूस से, सोवियत संघ से अलग हो जाएं, क्योंकि टोटल 15 देश थे, उनमें सबसे प्रभुत्वशाली देश, सबसे प्रभावशाली देश पैसों की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, हर तरीके से रूस है। तो वो इसका सरदार कहा जाता था 15 देशों का, इसी में से एक देश था रूस। बाकी जो देश थे, 14 देश थे, ये भी इनसे अलग होने की वो सोच रहे थे। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। गोर्बाचेव के समर्थन की भी समाप्ति हो चुकी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे सुधार करना चाहता था, और वहाँ का जो निवासी थे, लोग थे, वो तुरंत प्रभाव से जो क्या बोलते हैं सुधार चाहते थे। तो जनता का एक तबका था वो सुधारों की धीमी गति के कारण नाराज हो गया। सुविधाभोगी जो लोग थे, जो ऊपर के तबकों के जो लोग थे, वो इससे आश्वस्त थे, लेकिन एक वर्ग उससे नाराज हो गया कि धीरे धीरे न करके जल्दी से इसमें सुधार किया जाए, और गोर्बाचेव का धीरे धीरे समर्थन है वो समाप्त होता चला गया। साथियों, मैं बात करूं 1991 की, तो सोवियत संघ के 3 जो बड़े गणराज्य थे, उनमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, सोवियत संघ की समाप्ति की वो घोषणा कर देते हैं। कब की बात है? 1991 की बात है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि अब अलग हो जाना चाहिए, अपना हित नहीं निकल रहा है इसमें। तो 1991 में ये घोषणा करते हैं, और 25 दिसंबर, ध्यान रखना, 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है? इस दिन गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, और यहाँ से सोवियत संघ का अंत हो जाता है। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव है वो आपके सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ से अंत हो जाता है। अब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि जो दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, एक महाशक्ति जब खत्म हो गई तो क्या हुआ? सिर्फ एक महाशक्ति बची, और शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो चुका था। एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ, क्योंकि सिर्फ एक महाशक्ति बची अमेरिका। दूसरा, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, कंपटीशन में हथियार ज़्यादा बनते हैं। सोवियत खेमे का अंत हो गया। इस खेमे का अंत हो गया, 15 नए देशों का इसमें उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को मानने वाले अलग अलग टूट गए, ये एकजुट थे, तो इसका वर्चस्व, पूंजीवादी वर्चस्व और बढ़ गया। रूस है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा था। अब हमें देखना है कि भारत और रूस संबंध, परीक्षा की दृष्टि से जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है। भारत रूस संबंध किस प्रकार के रहे हैं? तो पहले से ही भारत रूस संबंध है वो ठीक रहे हैं दोस्तों, अच्छे रहे हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास है वो आपसे विश्वास का है, साझे हितों का है, ठीक है, इतिहास रहा है, आपसे तालमेल का इतिहास रहा है। भारत और रूस दोनों देशों के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षा, जनता की जो अपेक्षा है उस पर मेल खाते हैं, जनता की अपेक्षा पर वो खरे उतरते हैं।
दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व है, क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व बन गया था अमेरिका। अब दोनों का जो सपना है वो बहुध्रुवीय, कि एक से ज्यादा महाशक्ति बने, ये दोनों देशों का सपना है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपस में दोनों पक्षों के बीच में 80 समझौते हुए, उनमें हस्ताक्षर किए गए। अच्छे संबंध है। रूस यूक्रेन हाल ही में जो युद्ध हुआ था उसमें भी सिंपैथी भारत की वो रूस की ओर ही थी। भारत है वो रूसी हथियारों का भी खरीदार है, और परमाणविक योजना रूसी योजना में भी भारत है वो रूस की मदद करता है और रूस भारत की मदद करता है। 2016 को ध्यान दें, दिसंबर 2016 को गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। अब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, ध्यान दें थोड़ा सा इस पर, और रूस का राष्ट्रपति था व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इन दोनों के बीच दिसंबर 2016 में भी कुछ समझौते हुए। इसमें देखो आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत कई जो आर्थिक संबंध थे उनको आपस में बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, आपसी सहमति भी बनी और आपस में दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग का भी आश्वासन दिया गया। तो ब्रिक्स सम्मेलन कब होता है? दिसंबर 2016 में। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, रूस का कौन था? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन था। उसके बाद में शॉक थेरेपी, थोड़ा सा आप देख लें कि शॉक थेरेपी क्या होती है। पेपर की दृष्टि से मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इसको आपको देखना है। शॉक थेरेपी, इससे पहले आप देखें स्पीच थेरेपी। अब ये स्पीच थेरेपी क्या होती है कि किसी को अगर बोलने में दिक्कत हो तो बोलने की कला सिखाने के लिए उसको एक थेरेपी दी जाती है। जैसे क बोलने में दिक्कत है तो यहाँ से ये कंठ के थोड़ा सा इस पर कुछ जो स्पीच थेरेपी देते हैं वो जानकार होते हैं, वो यहाँ से शब्द निकालने की कोशिश करते हैं कि क। हाँ, मतलब सिखाया जाता है इसमें थेरेपी में। कुछ कमियां जब हो जाती है तो उसको उपचार दिया जाता है, शॉक थेरेपी। अब ये कुछ शॉक थेरेपी इस प्रकार से हुई कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात तो पहुंच गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया, फिर उसका उपचार किया गया। लेकिन ये उपचार कुछ ऐसा हुआ कि एक बीमारी को मिटाने के लिए अनेक बीमारी लग जाना। एक बीमारी को मिटाने के लिए दवा ले रहे हैं लेकिन अनेक बीमारी लग जाती है। इसको थोड़ा सा आप समझें दोस्तों। शॉक थेरेपी का आशय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूलचूल परिवर्तन करना, स्पीड से परिवर्तन करना और उन प्रयत्नों को पब्लिक पर लादना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे, जैसे निजी स्वामित्व को मान्यता। पूंजीवादी में निजी स्वामित्व को मान्यता दी गई थी, साम्यवाद का अंत हुआ, तुरंत इस पर यह लाद दी गई कि इस प्रकार से आपको पूंजीवाद को निजीवाद को इसमें बढ़ावा दिया गया। ठीक है, निजी स्वामित्व को इसमें मान्यता दे दी गई। राज्य की संपदा का निजीकरण और पूंजीवादी ढांचे को तुरंत अपनाने पर बल दिया गया कि जितना कुछ था जो राज्य के हाथ में था वो उसका निजीकरण कर दिया जाए। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया, जिस पर ना कोई चुंगी, ना कोई टैक्स, है ना कोई कर। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की वापसी, परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति पर इसमें बल दिया गया।
शॉक थेरेपी में आघात पहुंचाकर उपचार करना दोस्तों, और इसमें हुआ ऐसे कि एक बीमारी को मिटाने के अनेक लेकर आ गए, क्योंकि इसमें पूंजीवाद को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, कर मुक्त व्यापार, ये चीजें थी। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों कि जो साम्यवादी जो देश थे वो धीरे धीरे पूंजीवादी देशों से वो जुड़ना शुरू कर दिया, गठबंधन इनमें शुरू कर दिया। ये सिद्ध पश्चिमी देशों को इससे जोड़ा गया। इसका परिणाम क्या निकला शॉक थेरेपी का कि ये पूर्णतः असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। 90% उद्योग है वो निजी हाथों में चले गए। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें गिरावट आ गई। कौन सी थी रूसी मुद्रा? रूबल, उसमें गिरावट आ गई और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी वो भी जाती रही। खाद्यान्न सुरक्षा की व्यवस्था वो डगमगा गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट होना शुरू हो गई। इससे अमीर गरीब की खाई और बढ़ गई। अमीर था वो और अमीर बनता चला गया, गरीब था वो और गरीब बनता चला गया। माफिया वर्ग का इसमें उदय हुआ। लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियंत्रण के कार्य को इसमें प्राथमिकता के साथ नहीं किया गया साथियों। परिणाम स्वरूप संसद एक कमजोर संस्था बन गई और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दी गई। संसद वो कमजोर बन गई, राष्ट्रपति वो मजबूत हो गया और वो मनमानी फिर से शुरू कर देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित है वो नहीं हो पाई। ये इसके परिणाम निकले। संघर्ष और तनाव की आपस में हम बात करें दोस्तों तो पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य थे वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र में थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी थी और रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। जो चेकोस्लोवाकिया था वो भी 2 भागों में बंट गया, चेक तथा स्लोवाकिया में वो बंट गया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस एक है देखो बाल्कन क्षेत्र, क्या है बाल्कन क्षेत्र। अब ये बाल्कन क्षेत्र क्या है दोस्तों कि बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में वो बंट गया था। युगोस्लाविया में जब गृह युद्ध हुआ तो बाल्कन क्षेत्र कई प्रांतों में बंट गया। इसमें शामिल था बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों तो लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मध्य एशिया की उस समय स्थिति किस प्रकार की थी तो मध्य एशिया गणराज्य पेट्रोलियम तेल के भंडार के कारण यहाँ बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा का ये मध्य एशिया अखाड़ा बन गया। उस समय क्या प्रभाव पड़ा वो देख रहे हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहती थी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था तो वो अपना प्रभुत्व यहाँ जमाना चाहती थी। उसका मानना था कि उन्हें रूस के प्रभाव में रहना चाहिए, रूस का ये मानना था। और चीनियों ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार है वो शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इसकी मोटी मोटी चीज़ देखी। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला भी आएगी, उसमें जो चीज़ रह गई उसको हम कवर करेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।